हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डाटा कृष्णा कोचिंग। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूं और आज का टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में भी इन पर्टिकुलर बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है जी, हमारा ये जो लेक्चर है ये डायलॉग बेस्ड होगा। जब हम डिस्कशन करेंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उसके जवाब देंगे। क्लियर? एंड आई प्रॉमिस यू विल एंजॉय दिस सेशन। Coming over to some important content which I would like to share with you people. Okay, ये I hope आप इसे देख पा रहे हैं। ठीक है जी, Can you see my screen now? कुछ नोट्स दिखा रहा हूं मैं आपको। I hope आप इसे देख पा रहे हैं। Okay, so here it is. Now I would like to start. ये देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी दी गई है? वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5। ठीक है, और ये है आर्टिकल 52 से 78। आर्टिकल 52 टू 78 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो डील करता है किससे? हमारा चैप्टर रिलेटेड टू यूनियन एग्जीक्यूटिव। मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें 3 चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर, जो कानून को बनाएगा। देन इज एग्जीक्यूटिव, जो कानून को इंप्लीमेंट करेगा। एंड देन इज जुडिशरी, जो कानून को इंटरप्रेट करेगा। और लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव? यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके तुरंत नीचे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नीचे सिविल सर्वेंट्स। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एंड देन इज हाई कोर्ट। क्लियर? सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, फाइन। तो और आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं: प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या हम कवर करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम कवर करेंगे टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड आल्सो कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब हेड ऑफ, हु इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट? प्रेसिडेंट। हर कंट्री का कोई ना कोई चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। जैसे कंपनीज में सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वैसे ही हर देश का भी, देश की राजनीति का, देश की सरकार का भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। एवरी कंट्री हैज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, जो प्राइम, जिसको हम राजा कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत में भी है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव वाली बात है, कई तो ऐसे भी देश हैं जहां पर सिंगुलर की जगह पर प्लूरल चीफ एग्जीक्यूटिव है। प्लूरल चीफ एग्जीक्यूटिव है, यानी एक नहीं 2 राजा। भारत कैसा देश है? भारत में एक राजा है, 1 चीफ एग्जीक्यूटिव, सिंगुलर चीफ एग्जीक्यूटिव, या प्लूरल चीफ एग्जीक्यूटिव? कम ऑन, देखते हैं कौन जवाब देगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताए भारत में क्या है, सिंगुलर चीफ एग्जीक्यूटिव और सिंगुलर और प्लूरल चीफ एग्जीक्यूटिव? देखते हैं कौन पहले जवाब देगा। कम ऑन, फास्ट, कम ऑन, रिप्लाई। तो सिंगुलर और प्लूरल?
साथ में नाम भी बताओ सर किसने बोला। सिंगुलर। बाकी बच्चे सभी जवाब दें। भारत में एक राजा की दो राजा, एक की दो, फास्ट। स्नेहा का जवाब आया सिंगुलर, बोल के जवाब दे सकते हो आप सब। कम ऑन, लगना चाहिए लाइव क्लास चल रही है। सिंगुलर चीफ एग्जीक्यूटिव या प्लूरल? कम ऑन, बाकी सब बच्चे चुप क्यों हैं? देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। परवाज, भारती, जवाब दें, सिंगुलर की प्लूरल? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सर सिंगुलर। नाम बोलो साथ में अपना, नाम तो पता चले किसने जवाब दिया। कम ऑन, परवाज। चलो चैट में लिख दो सारे। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर चीफ एग्जीक्यूटिव तो हर डेमोक्रेसी में होता है। हाँ, पूरे देश का, जैसे किम जोंग है, ठीक है, जिनपिंग है, हर कंट्री में एक आदमी चीफ एग्जीक्यूटिव आपको जरूर मिलेगा। तो भारत में, भारतीय में आपसे बात कर रहा हूं, ये इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जो आपने लिखा है, ऑफ कोर्स एवरी डेमोक्रेसी हैज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। चैट में सारे लिखो अपना जवाब, जिसने जवाब दे दिया वो भी लिखो। सिंगुलर की प्लूरल, जल्दी 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 जल्दी, यू हैव ओनली 5 सेकंड्स, फास्ट। 1 2 3 4 5। वेरी बैड। कितने स्टूडेंट्स ऐसे डर रहे हैं जवाब देते हुए? रजत का कोई जवाब नहीं आया, संदीप कौर पटिया कोई जवाब नहीं आया। कम ऑन, फास्ट। जब तक सबका जवाब नहीं आता मैं आगे नहीं चलूंगा। हाँ, अब सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। भारती ने बोला प्लूरल। भारती कैसे प्लूरल कैसे? सिर्फ एक भारती लिख रही है। भारती देखो सबसे अलग चल रही है। भारती कह रही है भारत में प्लूरल चीफ एग्जीक्यूटिव है, बाकी सब बच्चे बोल रहे हैं सिंगुलर चीफ एग्जीक्यूटिव है। भारती माइक ऑन करके बताओ कैसे। कम ऑन भारती, आंसर क्या आंसर है? आंसर इज प्लूरल। भारती का जवाब बिल्कुल सही है, बाकी सबका जवाब गलत था। जहां कहीं भी देखिए, दो प्रकार के की पॉलिटी होती है। या तो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या तो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां हमेशा ही ड्यूअल चीफ एग्जीक्यूटिव का सिस्टम आपको मिलेगा। आई होप आपको वॉइस क्लियर आ रही है, बीच में कोई ब्रेक नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो मुझे बता दें, क्योंकि आज मैंने वेन्यू चेंज किया हुआ है क्लास का, यहाँ के इंटरनेट सिस्टम को मैं जानना चाहता हूँ। और जहां भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, वहां पर सिंगुलर चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको कहाँ मिलेगा? यूएसए में। और कहाँ मिलेगा? स्विट्जरलैंड में। वहां पर एक यूएसए का कौन है? प्रेसिडेंट, जैसे आजकल है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो उसने कह दिया वो फाइनल, ठीक है। वहां पर कोई पीएम नहीं है। मगर भारत में डबल यानी कि ड्यूअल चीफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे कि यूके है, इंग्लैंड, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान है, जैसे कि इंडिया है। इन सब कंट्रीज में क्या चलता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जहां भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, वहां पे दो राजा देश में होते हैं। एक होता है रियल राजा, नाम, एक होता है असली राजा, एक होता है नॉमिनल। वन इज नॉमिनल हेड एंड अदर इज रियल हेड, ठीक है। दो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वन इज द रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द अदर वन इज नॉमिनल हेड। जो नॉमिनल हेड है, नाम का है, वो टाइटुलर है, वो केवल नाम के लिए है, या फिर कह सकते हो नेम सेक, ओनली फॉर द सेक ऑफ नेम, क्योंकि नाम कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है। और ये कौन होगा? यूके में इसे हम कहते हैं क्राउन। इंडिया में हम इसको क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। और इंडिया
में जो रियल हेड है वो कौन है? पीएम। चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो यूके है, हर जगह जो रियल हेड है, रियल हेड वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्लियर? तो देश का जो काम, किसके नाम पर सरकार चल रही है? किसके नाम पर सरकार चल रही है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, ही इज एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। और जो प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट इज रन इन हिज नेम, बट द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। कहाँ लिखा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में लिखा है। क्लियर? ये 74 क्लॉज 1 भी बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है। ये आर्टिकल 74 क्लॉज 1 जो है, ये भी बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है। इसकी भी एक कहानी है। पहले इसमें लिखा था कि जो इंडिया है, इंडिया में जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसका जो हेड होगा वो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। बट लेकिन जब भी अपनी यूनियन एग्जीक्यूटिव की हेड वाली पावर्स को वो यूज करेगा, ही शेल जहां आ जाता है वहां मजबूरी पैदा होती है, यानी मैंडेटरी, यानी कि शेल वर्ड ने बना दिया मैंडेटरी। ही शेल टेक एडवाइस, उसको सलाह लेनी पड़ेगी। किससे सलाह लेनी पड़ेगी? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? अब हुआ क्या? इंडिया में ये लिखा हुआ है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो तो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। लेकिन अपनी पावर्स को यूज करने से पहले उसको मैंडेटरी है ये कि एडवाइस लेनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? अब हुआ ये कि इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। ये बात है 1975 की। 1975 में इंदिरा गांधी विरोधियों को चुप करवाने के लिए, विरोधियों को दबाने के लिए देश में नेशनल इमरजेंसी लगा देना चाहती थी, अंडर आर्टिकल 352 लगाना चाहती थी। और किस ग्राउंड पर लगाना चाहती थी? ग्राउंड था इंटरनल डिस्टरबेंस, कि ये लोग मेरे खिलाफ भाषणबाजी कर रहे हैं। इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है। उस वक्त जो प्रेसिडेंट होते थे वो कौन हुआ करते थे? प्रेसिडेंट का नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियर? और फखरुद्दीन अली अहमद के पास जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ये बात कही कि मैं नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस लगा देना चाहती हूँ, ठीक है, तब प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा, आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई एम नॉट कन्विंस्ड, सॉरी, मैं आपसे कन्विंस नहीं हूं। उन्होंने कहा, हमारे देश में तो ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a). 19(1)(a) साफ कहता है हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, और 19(1)(c) कहता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, और 19(1)(b) कहता है फ्रीडम टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स। अभी तक कोई भी विद आर्म्स तो इकट्ठे हुए ही नहीं है लोग, तो वो कर रहे हैं जिसका रास्ता खुद महात्मा गांधी ने दिखाया था। यानी वो क्या कर रहे हैं? सत्याग्रह कर रहे हैं, और ये नॉन वायलेंट है। हरगिज भी वायलेंस तो हो नहीं रही, ये तो नॉन वायलेंस है। तो इस कारण से मैं नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए तैयार नहीं हूं, ठीक है। इंदिरा गांधी ने कहा, आई एम द रियल हेड, आई एम द रियल हेड, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर मैं कह रही हूँ नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो लगानी है, आप लगाओ। उसने कहा, आप ध्यान से पढ़िए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ये कहता है कि इंडिया में यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड है प्रेसिडेंट, लेकिन अपनी पावर्स को यूज करना यानी नेशनल इमरजेंसी को लगाना, उससे पहले ही शैल मैंडेटरी टेक एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या लेना है उसको? एडवाइस, यानी
सलाह यानी सलाह लेनी है, उसको कोई ऑर्डर नहीं लेना है। एंड आई एम नॉट बाउंड, I am not bound to act as per the advice so tendered by you to me under Article 74 clause 1. इंदिरा गांधी ने 74 clause 1 को देखा और वो दंग रह गई। उसमें कहीं नहीं लिखा था कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन सच एडवाइस। उसने कहा मैं अभी आपसे मिलना चाहती हूं। अपने केवल एक गनमैन को लेकर इंदिरा गांधी उसी समय किसके घर पहुंची? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद, और मात्र 15 मिनट में घर से बाहर निकल आई। उसके हाथ में कागज था जिस पर लिखा था कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद आज मैं डिक्लेयर करता हूं प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। कई विशेषज्ञों ने, कई जानकारों ने ये तक लिखा इट वाज अ नेशनल इमरजेंसी ऑन गन पॉइंट। बंदूक दिखाकर ये नेशनल इमरजेंसी लगवाई गई। कुछ लोगों ने ऐसा कहा, पता नहीं ये बात कितनी सच है। और ये बात जरूर है कि इंदिरा गांधी के सामने पिक्चर क्लियर हो गई कि एक चीज ऐसी है जो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो बाद में इंदिरा गांधी नेशनल इमरजेंसी लगाकर देश में जहां जहां जो कमियां थी उनको दूर किया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी को कहते हैं। इस अमेंडमेंट को बहुत बड़ा अमेंडमेंट मानते हैं हम। इस अमेंडमेंट में कई कमियां दूर की गई और एक इस कमी को भी दूर किया जो वो बात लिखी थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल टेक द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये देखिए, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। पहले ये लिखा था कि इंडिया में, ये देखिए यहां इंडिया में, ठीक है, एक छोटा करते, इंडिया में यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो है प्रेसिडेंट, बट अपनी पावर्स को यूज करने से पहले ही शैल, मैंडेटरी है ये, ही शैल टेक एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इंदिरा गांधी ने इसके आगे एक और वर्ड लगा दिया, एंड टू एक्ट ऑन सच एडवाइस, and to act on such advice, कि ना सिर्फ सलाह लेनी पड़ेगी, उस सलाह को मानना भी पड़ेगा। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? अगर नहीं क्लियर आ रही तो मुझे बताएं, क्योंकि मेरे पास लिखा आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ठीक है, ओके, एंड टू एक्ट ऑन सच एडवाइस, ये कुछ वर्ड्स लिख दिए। ये वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स थे, ठीक है, एंड टू एक्ट ऑन सच एडवाइस, यहां बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, एंड टू एक्ट ऑन सच एडवाइस। ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिन्होंने क्या कर दिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रबर स्टैंप बनाकर रख दिया। ठीक है, अब उसे वो सब कुछ करना पड़ेगा, वो बात माननी पड़ेगी जो कि उसको प्राइम मिनिस्टर करने को कहेगा। उसका खुद का विवेक, उसके खुद की डिसीजन मेकिंग की वैल्यू खत्म कर दी। हरियाणा में एक बार जब एपीजे अब्दुल कलाम एक स्कूल में थे तो 6ठी क्लास के एक बच्चे ने पूछा, सर क्या भारत का राष्ट्रपति केवल एक रबर स्टैंप है? ये सुनकर एपीजे अब्दुल कलाम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आज मैं आपसे पूछता हूं, जी हाँ, आपसे पूछता हूं, जो इंदिरा गांधी ने किया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, अच्छा किया, बुरा किया, ना अच्छा किया, ना बुरा किया? लास्ट ऑप्शन, ना अच्छा किया, ना बुरा किया, पर वैसे देखा जाए तो अच्छा किया। फिर से 42nd अमेंडमेंट के द्वारा वो वर्ड्स लगाकर एंड टू एक्ट ऑन सच एडवाइस लगाकर उसे रबर स्टैंप बना दिया भारत के राष्ट्रपति को। अब प्राइम मिनिस्टर ही ऑल पावरफुल हो गई। ठीक है, तो अच्छा किया, बुरा किया?
ना अच्छा किया ना बुरा किया। लास्ट ऑप्शन, ना अच्छा किया ना बुरा किया, पर वैसे देखा जाए तो अच्छा किया। कौन जवाब दो सारे अपना, कमॉन, एबीसीडी। गुड किया, बैड किया, जल्दी देखते हैं कौन सही जवाब देगा। आपको रिप्लाई के साथ साथ ये भी बताना होगा कि चैट में लिखो सभी। चैट में आप सबको लिखना है ए बी सी या डी। ए क्या है? गुड किया। बी बैड किया। नीदर गुड नॉर बैड, नॉर बैड, नीदर गुड नॉर बैड, but in some way गुड किया। कौन? एबीसीडी, जल्दी देखते हैं कौन पहले जवाब देगा। कमॉन कमॉन कमॉन, रिप्लाई 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 रिप्लाई। सी आंसर आया वंशिका का, नीदर गुड नॉर बैड। भारती ने अपनी नई ऑप्शन पैदा की, ठीक किया। हम कौन सा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, बट गलत भी है। चलो और देखते हैं, अपनी जजमेंट सुनाया कीजिए। कमॉन, स्नेहा ने दिया है आंसर बी, यानी बुरा किया। परवाज ने कहा सी, रजत ने कहा डी। चलो अब मैं बता दूं, संदीप आपका जवाब नहीं आया अभी तक। कमान संदीप, कमान संदीप, जवाब दें अपना। संदीप कौर नहीं है जवाब। चलो अब मैं जवाब देता हूं। द राइट आंसर इज, अभी एक और बच्चे का जवाब आ गया है, और ये जवाब आया है किसका? भारती कह रही है डी, संदीप भी कह रही है डी, रजत भी कह रहा है डी, सारे डी की तरफ भाग रहे हैं आप। आंसर, द राइट आंसर इज डी, दिल्ली इज द राइट आंसर। ना अच्छा किया ना बुरा किया। अब मैं दो सबके रीजनिंग बताऊंगा। जिन्होंने कहा ठीक किया, जैसे कि भारती ने पहले कहा ठीक किया, क्योंकि प्रेसिडेंट को हम लोग इलेक्ट नहीं करते। देखो, जो पीपल है वो किसको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं? लोकसभा के मेंबर्स को, ठीक है। तो लोकसभा के मेंबर्स आगे चुनते हैं पीएम को। तो हम कह सकते हैं पीएम भी अपने आप में लोकसभा मेंबर होता है जनरली। तो पीएम जो है वो डायरेक्टली भारत के लोग चुन रहे हैं। आगे ये लोग लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है, और साथ में एमएलएज, ये सब मिलकर आगे चुन रहे हैं किसको? ये चुन रहे हैं प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट जो है कभी आपके घर पर आपसे वोट मांगने नहीं आया, तो लोगों से डायरेक्टली जुड़ा होता है पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस अमेंडमेंट ने किसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया? प्रेसिडेंट की बजाय किसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वो पीपल से जुड़े हैं। तो पावर किसके पास आ गई? पावर आ गई पीपल के पास। समझ में आया? तो इस कारण से पावर पीपल के पास आ गई, पावर आ गई। तो प्रेसिडेंट लोगों से दूर है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोगों के नजदीक है। तो अगर पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, ठीक है, अगर वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसका मतलब पीपल ऑफ इंडिया ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। तो इसलिए भारती ने कहा कि जो हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ। क्लियर? चलो, ये गलत जवाब क्यों है? ये गलत जवाब क्यों है? ठीक है, क्योंकि इससे बेटर आंसर था किसका? वंशिका का, नीदर गुड नॉर बैड। ये क्यों था? ठीक है, ये जिसने भी बी बोला वो तो बिल्कुल ही गलत जवाब था, इसका कोई रैशनल नहीं है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल एंड नॉट अ पर्सन हु इज फार अवे फ्रॉम पीपल।
एंड प्रेसिडेंट इज फार अवे फ्रॉम पीपल, इसलिए ये तो बी तो बिल्कुल गलत जवाब हो गया। अब ये ए से अच्छा आंसर सी क्यों है, अब वो बताता हूं। क्योंकि भारत जो बना था किस लॉ के तहत बना था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें ये साफ कह दिया गया था कि अब से एक होगा प्रेसिडेंट, जो पहले पोजीशन होती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वैसी ही पोजीशन एक और बंदे की होगी जो कि टाइटुलर ओनली नेम से के लिए, यानी कि ओनली नॉमिनल हेड होगा देश का, लेकिन रियल हेड जो होगा वो कोई और होगा। ये पहले ही इसी में कह दिया था, भारत बना इसी शर्त पर था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं लिखी थी, मगर सबको ये बात क्लियर थी कि प्रेसिडेंट केवल नाम का राजा है। एक बार तो ये भी हुआ कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उन्होंने भी एक बार इस इशू को उठाया था। तब देश के जो प्रधानमंत्री, देखो ये तो हो गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो पीएम थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है 2 बिल लेकर आए थे। वो 2 बिल ऐसे थे जो कि राजेंद्र प्रसाद को पसंद नहीं आए। राजेंद्र प्रसाद जी ने उस पर साइन करने से मना कर दिया, ठीक है, और कहते कि मैं ठीक नहीं समझता। तब भी बात हुई कि प्रेसिडेंट को वो करना पड़ेगा जो प्राइम मिनिस्टर करने को कहेगा, मगर उन्होंने कहा कहाँ लिखा है, वो कहता आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में तो ये लिखा है कि केवल एडवाइस लेनी होगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया साइन करने से। मगर जवाहरलाल नेहरू ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने क्या किया, उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर थे उनको, और दूसरा जो देश के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, साथ ही साथ फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे, उनका नाम था मोतीलाल सी सीटरवाड, मोतीलाल सी सीटरवाड। ये 2 कानून के विशेषज्ञ थे, ठीक है। इन दोनों को कहा आप जाएं, ये दोनों एक ही गाड़ी में, दोनों के दोनों किसके पास पहुंचते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके साथ आराम से बैठकर चाय पीते हैं और साथ में समझाते हैं कि राजेंद्र बाबू ऐसा ना करें। देश का कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे लिखा कुछ भी है, पर मतलब उसका यही निकल रहा है कि आप सिर्फ नाम के राजा हैं, सिर्फ टाइटुलर हेड है, नॉमिनल हेड है, फैसला कौन लेगा, प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो आपको आराम से साइन कर देने चाहिए। उनकी बात मानकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन कर दिए थे, मगर कानून की उस कमी को किसी ने दूर करने के बारे में नहीं सोचा। क्लियर? तो कुछ नया काम नहीं किया, इंदिरा गांधी ने कोई नया काम नहीं किया, जो चला आ रहा था वही उसने किया। तो इसलिए नीदर गुड नॉर बैड, इसलिए कोई नया काम तो किया नहीं, ना कुछ अच्छा किया ना कुछ बुरा किया। तो इस हिसाब से वंशिका ने आंसर किया नीदर गुड नॉर बैड, कुछ नया काम नहीं किया, देश ऐसे ही चला रहा था कि प्रेसिडेंट तो रबस टाइम पहले भी था। अब फिर भी डी आंसर बेटर आंसर क्यों है, कि जो चीज अनक्लियर है उसको क्लियर तो कर दिया, कानून की एक कमी को दूर तो कर दिया, ठीक है। सबको पता था कि देश में प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ नाम का राजा है, नॉमिनल हेड है, रियल हेड नहीं है, रियल हेड तो पीएम है, मगर ये लिखा नहीं था। तो जो चीज क्लियर है, जो सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ है, कल को सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाएगा, फिर वहां से कोई डिसीजन आएगा, फिर उसके बाद जो है ये एम्बिग्यूटी, इसे हम कहते हैं एम्बिग्यूटी, ठीक है, ये वैक्यूम क्लियर होगा। इससे अच्छा काम तो ये बेसिकली लेजिस्लेचर का है ना, और लेजिस्लेचर ने अपना काम कर दिया, ठीक है। एक चीज जो कि पहले अनक्लियर थी उसको क्लियर कर दिया, तो ये तो अच्छा ही किया। इस तरह से देखा अच्छा किया, वैसे तो नीदर गुड नॉट बैड, पर अगर इस तरह देखा जाए तो अच्छा किया। इसीलिए सबसे अच्छा आंसर बनता है डी, दिल्ली इज द राइट आंसर, डी दिल्ली इज द राइट आंसर। ओके, सबको ये पॉइंट समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप? क्या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? इज माय पॉइंट क्लियर? नो सर। यस सर। ये नो और यस का मतलब ये हुआ 2 क्वेश्चन पूछ लिए। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया?
मुझे लग रहा है आप कह रहे हैं हाँ यस, कोई क्वेश्चन और पूछना है, कहता नो, ठीक है जी, तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, ये लीजिए द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, ही इज द, ये देखो, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, पहला नागरिक कौन है, ठीक है, वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ही इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, सिंबल ऑफ इंटेग्रिटी एंड सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन। इस पर भी कई बार प्री में छोटा मोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और आगे चलते हैं, ये कल का लेक्चर है, कल हम अपना सेशन शुरू करेंगे यहां से, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये टिपिकल है, थोड़ा बच्चों को कम समझ में आता है, लेट समझ में आता है, पर मैं वादा करता हूं आपको ये टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं आएगी। कल हम यहां से शुरू करने वाले हैं। ओके, सो मैं अपने सेशन को यहां खत्म करता हूं। बाय बाय, सी यू। कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है मुझसे, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी। ओके, मैं क्लास को यहाँ दी एंड करने जा रहा हूँ। बाय बाय, सी यू, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।